पीएम मोदी आज दक्षिण अफ्रीका रवाना। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हो सकती है मुलाकात। भारत के मिशन चंद्रयान-3 पर टिकी दुनिया की नजर। लैंडर विक्रम की लैंडिंग का काउंटडाउन शुरू। लैंडिंग के लिए इसरो ने एक दिन का बफर डे भी रखा। चंडीगढ़ कूच की तैयारी में 16 किसान संगठन। शहर में एंट्री के रास्ते सील। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। बाढ़ से खराब फसल के मुआवजे और अन्य मांगों को लेकर धरने का ऐलान। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सरकार अलर्ट। पीएम के प्रधान सचिव ने की हाई लेवल मीटिंग। राज्यों को इन्फ्लुएंजा और सांस की बीमारी की निगरानी के आदेश। पत्रकार विमल यादव मर्डर केस का मुख्य शूटर गिरफ्तार। हत्याकांड में अब तक 7 लोग अरेस्ट। घर में घुसकर की गई थी विमल यादव की हत्या। स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकने वाले शख्स के भाई का आरोप। तिलक चोटी देखकर भड़के थे स्वामी के समर्थक। बेरहमी से पीटा और मुंह पर थूका भी। भाई ने थाने में दर्ज करवाया केस। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। हम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और आज श्रृंगार गौरी मामले पर अहम सुनवाई है। जी हां, वाराणसी से अहम खबर है। ज्ञानवापी के 2 मामलों पर आज सुनवाई होनी है और ज्ञानवापी से जुड़े श्रृंगार गौरी मूल वाद में वादिनी राखी सिंह की तरफ से प्रतीक चिन्हों, देव विग्रहों को सुरक्षित व संरक्षित करने सहित मस्जिद कमेटी के पदाधिकारी का प्रवेश प्रतिबंधित करने की मांग की सुनवाई जिला जज की अदालत में आज होगी। वहीं दूसरी सुनवाई ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग जैसी आकृति को आदि विश्वेश्वर बताते हुए पूजा अर्चना की मांग वाली याचिका पर भी होगी। तो दोपहर 2:30 बजे जिला कोर्ट में पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है और 2 मामलों में सुनवाई है। ज्ञानवापी के वाराणसी से यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर ज्ञानवापी के 2 मामलों पर आज सुनवाई होगी। इस वक्त की अहम खबर और प्रतीक चिन्हों को सुरक्षित रखने की मांग की गई है और वाराणसी से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां देव विग्रहों को सुरक्षित रखने की याचिका और इसको लेकर विस्तार से होगी सुनवाई। इस 2 मामलों पर आज सुनवाई दोपहर 2:30 बजे जिला कोर्ट में होगी। तो दोपहर 2:30 बजे जिला कोर्ट में सुनवाई होगी। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ज्ञानवापी के 2 मामलों पर आज सुनवाई है। तो फिलहाल ये आम खबर, जहां पर ज्ञानवापी के 2 मामलों में आज सुनवाई होगी। प्रतीक चिन्हों को सुरक्षित रखने की मांग को लेकर ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। तो प्रतीक चिन्हों को सुरक्षित रखने की मांग को लेकर ये आम खबर और देव विग्रहों को सुरक्षित रखने की याचिका अहम खबर आपको हम बता रहे हैं वाराणसी से, जहां पर इस पूरे मामले पर सुनवाई दोपहर 2:30 बजे जिला कोर्ट में होगी। तो दोपहर 2:30 बजे जिला कोर्ट में सुनवाई होगी और 2 मामलों पर आज सुनवाई होनी है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, ज्ञानवापी के 2 मामलों पर आज सुनवाई होगी। तो ज्ञानवापी के 2 मामलों पर आज होगी सुनवाई और प्रतीक चिन्हों को सुरक्षित रखने की मांग को लेकर यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो देव विग्रहों को सुरक्षित रखने की याचिका, देव विग्रहों को सुरक्षित रखने की याचिका और यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। दोपहर 2:30 बजे जिला कोर्ट में सुनवाई होगी। तो देव विग्रहों को सुरक्षित रखने की याचिका पर सुनवाई की बात सामने आई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता विक्की डे जुड़ चुके हैं वाराणसी से। विक्की, दोपहर 2:30 बजे जिला कोर्ट में ज्ञानवापी से जुड़े 2 मामलों को लेकर सुनवाई है। एक तो श्रृंगार गौरी का और दूसरा जो देव विग्रह है इनको सुरक्षित रखे जाने का। इस पूरे मामले से जुड़ी क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल गरिमा, आपको बता दें आज ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में जिला अदालत की सुनवाई है दोपहर 2:30 बजे। आपको बता दें जो 7 मामलों को एक साथ, जो 7 मामले हैं एक ही प्रकृति के 7 मामलों को बुधवार के साथ एक ही साथ सुने जाने के लिए की जो याचिका थी उस पर आज सुनवाई है, जिसमें कि 4 महिला वादिनी है। रेखा पाठक, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और सीता साहू 4 वादिनी है। उनके द्वारा ये याचिका दायर की गई थी जिसपे आज सुनवाई है। वहीं दूसरी तरफ बात करें राखी सिंह ने भी एक याचिका दायर की थी, उस पर भी आज एक सुनवाई है। जो ज्ञानवापी परिसर में इस समय जो सर्वे चल रहा है उसमें जो हिंदू प्रतीक चिन्ह पाए गए हैं उसको संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए जिला जज आदेश कर
करे, इसको लेकर एक याचिका प्रार्थना पत्र दिया गया है, उस पर आज सुनवाई होनी है। और साथ ही जो वहां पे नमाजी है उनकी संख्या को सीमित और नियमित किया जाए, और जो उसको जो हिंदू प्रतीक चिन्ह मिले उसको संरक्षित कर, और जो हाथ की वो प्रतीक चिन्ह मिले हैं उस जगह को बैरिकेडिंग कर सील किया जाने की मांग की गई है। इस पे आज दोपहर 2:30 बजे जो है सुनवाई होनी है। जी, तो 2:30 बजे पूरे मामलों को लेकर सुनवाई होगी, लेकिन जो प्रतीक चिन्ह अभी भी सुनवाई के दौरान सामने आ रहे हैं, या फिर जो एसआई का सर्वे हो रहा है इस दौरान भी कई सारी चीजें ऐसी हैं जो सामने आ रही हैं जो हिंदू धर्म में जिनकी काफी मान्यता है, क्या ऐसे में इन चीजों को लेकर भी कोई बातचीत आज की सुनवाई में हो सकती है? क्या हिंदू पक्ष इस बात को भी रख सकते हैं आज की सुनवाई में? जी बिल्कुल कह सकते हैं कि दोनों ही पक्षों को आज की दलीलें जो देंगे, दोनों ही पक्ष जो है हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन द्वारा दिया गया था, और वही काशी विश्वनाथ के ट्रस्ट रवि कुमार भी अधिवक्ता थे। तो सभी जो चारों अधिवक्ता है उनके द्वारा जो दी गई थी, इसमें कहीं न कहीं जिसमें राखी सिंह द्वारा ये बात कही जा रही है, इस पे आज जो सुनवाई होनी है, इस पे क्या जिला जज द्वारा आदेशित किया जाता है। और एक तरफ जो सर्वे चल ही रहा है और सर्वे का आज 20वां दिन है, ऐसे में सुनवाई भी है श्रृंगार गौरी मामले को लेकर, सुनवाई भी है वाराणसी की जिला अदालत में। तो कहीं न कहीं जो मामला बहुत संवेदनशील है, और यहाँ 2:30 बजे तक फिलहाल अभी रुकना होगा, क्योंकि जिला जज अदालत द्वारा अजय कुमार विशेष द्वारा क्या कुछ दिया जाता है, क्या आदेशित किया जाता है, इसको देखना होगा। जी, रुकना होगा। बिल्कुल, यानी इन पूरे मामलों को लेकर सुनवाई में क्या कुछ सामने आता है, इसका इंतजार दोनों ही पक्षों के लोगों को बेसब्री से है। फिलहाल जो भी नजर हो, अपडेट हो, बनाए रखिएगा और हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया विक्की, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देव विग्रहों को सुरक्षित रखने को मांग की गई है और दोपहर 2:30 बजे जिला कोर्ट में पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है। दोपहर 2:30 बजे जिला कोर्ट में पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। ज्ञानवापी के 2 मामलों पर आज सुनवाई। अहम खबर आपको हम बता रहे थे। और बात करते हैं चंद्रयान 3 के काउंटडाउन की। 23 अगस्त की शाम चंद्रयान 3 की इसरो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। जी हां, जिस पर पूरे देश और दुनिया की नजरें बनी हैं। चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर अब देश में पूजा और प्रार्थनाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए धर्मनगरी वाराणसी के मैदागिन स्थित मंशापुरन हनुमान मंदिर में भी पूजा पाठ का विशेष इंतजाम किया गया है। इसके लिए बुधवार, जिस दिन चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग कराई जाएगी, कल सुबह 8 बजे से हनुमान चालीसा पाठ कर सफल लैंडिंग की प्रार्थना भी की जाएगी। तो सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी और अब बस कुछ पलों का इंतजार है, कुछ घंटों का इंतजार है, जिसके बाद भारत इस मिशन में कामयाब होगा और भारत का चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। कल शाम इसरो सॉफ्ट लैंडिंग कराएगा। तो कल शाम इसरो सॉफ्ट लैंडिंग की पूरी तैयारी कर चुका है और चंद्रयान 3 पर देश के साथ साथ पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। और इसकी सफलता के लिए देश भर में अलग अलग पूजा प्रार्थनाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। आप देखिए, वाराणसी में मंशापूर्ण हनुमान मंदिर में सफल लैंडिंग को लेकर हनुमान चालीसा का पाठ सुबह से ही शुरू किया जाएगा। और विकी डे हमारे साथ में इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। विकी, कल सुबह 8 बजे से हनुमान चालीसा का पाठ होगा। भारत इतिहास रचने जा रहा है, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद भी उतना ही जरूरी है और इसी के चलते अब प्रार्थनाओं का जो दौर है वो भी शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल गरिमा, आपको बता दें चंद्रयान 3 जो सफल लॉन्चिंग के बाद अब जो है लैंडर उनका जो है चांद पर उतरने ही वाला है कल बुधवार 23 अगस्त को, जिसके बाद वाराणसी में भी उसकी सफलता के लिए यहाँ पूजा अर्चन किया जाना। मैं आपको नज़ारे दिखाना चाहूंगा। इस समय मैं मौजूद हूँ मनसापुर में ये मंदिर है, जहाँ ये मंदिर है, यहीं पे कल सार्वजनिक हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। ये मंदिर है, देख सकते हैं आप, जहाँ पे इनकी सफलता के लिए वाराणसी में भी चंद्रयान के लिए जो वहाँ पे लैंडर है वहाँ लैंड करेगा सॉफ्ट लैंडिंग, उसके लिए यह पूजा अर्चना की जा रही है और सामूहिक तरह से जो हनुमान जी से प्रार्थना किया जाएगा। वहीं आपको बता दें चंद्रयान 3 इससे पूर्व कोई भी देश जो है चांद की दक्षिणी ध्रुव पे जो उतरने वाला है, इससे पहले किसी ने भी वहां नहीं जा चुके हैं। तो कोई भी देश वहां तक अभी तक नहीं पहुंचा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, जिसको लेकर पूरे देश की नजर जो है इस समय कल बुधवार की जो शाम 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच जो सॉफ्ट लैंडिंग होना है। और ये बता दें आपको, ये लैंडर जो है पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है और ये पहले जगह खोजेगा चांद पे, उसके बाद ही ये लैंड करेगा।
जिसको लेके वैज्ञानिक भी तिरुपति बालाजी गए, दर्शन किए, सारे साइंटिस्ट जो थे तिरुपति बालाजी में भी दर्शन किए, और साथ ही साथ जो पूरे देशवासी ये भारतवासी कह ले, और धर्म की नगरी काशी, धार्मिक नगरी काशी कही जाती है, उसकी सफलता के लिए आज जो है कल सुबह से ही 8 बजे से लेके इस मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा, हवन किया जाएगा, और जो सफल लैंडिंग के लिए प्रार्थना की जाएगी हनुमान जी से। जी बिल्कुल, यानी सफल लैंडिंग के लिए प्रार्थनाओं का दौर भी शुरू हो चुका है और इंतजार है उस घड़ी का जब चांद पर सफल लैंडिंग करेगा चंद्रयान-3। शुक्रिया आपका विक्की, हमारे साथ जुड़ने के लिए, आम खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो सफल लैंडिंग के लिए प्रार्थना भी शुरू हो चुकी है और आपको बता दें कि यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ सुबह से ही शुरू कर दिया जाएगा। भारत का चंद्रयान-3 सॉफ्ट लैंडिंग करेगा चांद पर, जिसको लेकर अब प्रार्थनाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। और बस एक दिन और 23 अगस्त की शाम को चंद्रयान-3 चांद पर लैंड करेगा। हर देशवासी को इस पल का बेसब्री से इंतजार है। भारत का चंद्रयान-3 मिशन का लैंडर मॉड्यूलर चांद की कक्षा में चक्कर लगा रहा है और इतिहास रचने को पूरी तरह से तैयार है। अगर 23 अगस्त लैंडर को लैंडिंग के लिए सही जगह नहीं मिली तो लैंडिंग टल भी सकती है। ये एक तरह का बैकअप प्लान है, या फिर यूं कह लें कि हर वैज्ञानिक अपने मिशन का प्लान भी बनाकर ही चलता है और इसरो ने भी यही किया है। पूरी दुनिया को बुधवार की उस शाम का बेसब्री से इंतजार है जब हिंदुस्तान चांद पर अपने लैंडर विक्रम को लैंड करेगा। रिपोर्ट देखिए। से पहले लैंडर ने चांद की हैरतअंगेज तस्वीरें भेजी हैं। चंद्रयान-3 ने लैंडिंग से पहले लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा का इस्तेमाल करके इन तस्वीरों को खींचा है। ये प्लेटफॉर्म ट्विटर पर शेयर करते हुए इसरो ने लिखा, ये चांद के सुदूर क्षेत्र की तस्वीरें हैं जिसे लैंडर के खतरा जांच और बचाव कैमरे से खींचा गया है। खास कैमरे के बारे में बताते हुए इसरो ने कहा, ये कैमरा नीचे उतरने के दौरान सुरक्षित लैंडिंग क्षेत्र का पता लगाने में सहायता करता है। इसे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो में विकसित किया गया है। बता दें कि 47 साल बाद चांद की ओर निकला रूस का मिशन चंद्रयान शनिवार को फेल हो गया। चांद के दक्षिणी ध्रुव की ओर लैंडिंग को निकला रूसी यान लूना 25 शनिवार को हादसे का शिकार होकर नाकामयाब हो गया। रूसी टूट गया। रूसी यान को सोमवार को चांद के साउथ पोल पर लैंड करना था, जिसके बाद से अब दुनिया की नजरें भारत के चंद्रयान-3 पर है, जिसके लैंडर विक्रम को चांद के साउथ पोल पर ही बुधवार की शाम सॉफ्ट लैंडिंग करना है। पूरी दुनिया के स्पेस वैज्ञानिक भारत की कामयाबी का टकटकी लगाकर इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आज तक कोई भी देश चांद के साउथ पोल पर अपने यान को लैंड करने में कामयाब नहीं हुआ है। चंद्रयान-3 के लैंडर की चांद से दूरी घटाने में शनिवार रविवार की रात कामयाबी भी मिली। इस दौरान विक्रम लैंडर की दूसरी और अंतिम डीबूस्टिंग की गई, यानी उसकी स्पीड को धीमा किया गया और उसे चांद की सतह के और नजदीक लाया गया। अब लैंडिंग साइट पर सूरज निकलने का इंतजार होगा और बुधवार की शाम सॉफ्ट लैंडिंग का मौका भारत के पास होगा।
लैंडर विक्रम की स्पीड और चांद से दूरी घटाई गई। लैंडर विक्रम ऑर्बिट में चांद के चक्कर लगा रहा है, यानी चांद से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर, अधिकतम 134 किलोमीटर से कम रह गई है। इन सब के बीच इसरो ने विक्रम लैंडर की लैंडिंग का समय भी बदल दिया है। इसरो के मुताबिक पहले विक्रम की लैंडिंग का समय 23 अगस्त शाम 5:47 तय किया गया था, लेकिन अब 23 अगस्त की शाम 6:04 पर 25 किलोमीटर की ऊंचाई से विक्रम की लैंडिंग होगी। बुधवार की शाम 5:27 पर इसका लाइव प्रसारण होगा। इसरो की वेबसाइट $50 तक रहता है। यहाँ पर कई क्रेटर यानी कि बड़े बड़े गड्ढे भी हैं, जो अंधेरे वाली इसकी सतह को और भी ज्यादा खतरनाक बना देते हैं। अभी तक चांद के इस हिस्से में किसी देश ने अपना मून मिशन नहीं भेजा है। नासा के मुताबिक ये इलाका अभी तक रहस्य बना हुआ है। ऐसे में यहाँ पर की गई कोई भी खोज विज्ञान और बात करते हैं काशी के साथ मथुरा की। खबर है मथुरा से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक मोहन भागवत आज मथुरा पहुंच रहे हैं। यहां उनका 3 दिवसीय प्रवास का कार्यक्रम है और वो 24 अगस्त तक जिले में ही रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि वो 24 अगस्त तक जिले में रहेंगे और प्रवास के दौरान सह सर कार्यवाह दत्तात्रेय खोजबोले भी मौजूद रहेंगे और संघ प्रमुख पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के प्रचारकों के साथ बैठक करेंगे। इसमें उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के तकरीबन 55 संघ पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे और वृंदावन के प्रमुख संतों, धर्माचार्यों व सामाजिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान जनों से भी संघ प्रमुख की शिष्टाचार भेंट होगी। सर संघ चालक मोहन भागवत के दौरान बैठक के दौरान प्रांतीय प्रचारकों के साथ ही ब्रज क्षेत्र के प्रचारक भी उपस्थित रहेंगे। क्षेत्रीय पदाधिकारी संबंधित क्षेत्रों की विगत 3 महीनों की दायित्व प्रगति की रिपोर्ट सौंपेंगे। बताते चले कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद परिसर की जमीन का विवाद कोर्ट विचाराधीन है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने सर्वे की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या ये मस्जिद पहले से मौजूद हिंदू मंदिर की जमीन पर बनाई गई है या नहीं। एक तरफ काशी का विवाद कोर्ट में पहले से ही चल रहा है, ऐसे में मोहन भागवत का मथुरा प्रवास बेहद अहम माना जा रहा है। संघ सूत्रों के माने तो हाल ही में अल्पसंख्यकों के मुद्दों को लेकर उत्तराखंड में हुई हलचलों को लेकर भी चर्चा प्रस्तावित है। पश्चिमी यूपी में लव जिहाद की वजहों और इस चुनौती से निपटने को लेकर भी मंथन संभव है। मोहन भागवत का मथुरा दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। तो गोपनीयता को लेकर आखिर खास इंतजाम क्यों किए गए हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है और संघ प्रमुख मोहन भागवत का मथुरा दौरा है। और बात करते हैं बीएसपी के चुनावी मंथन की। लखनऊ से खबर है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 23 अगस्त को बैठक बुलाई है। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर अहम बैठक मानी जा रही है। मुख्य जोन इंचार्ज जिलाध्यक्ष बैठक में शामिल होंगे और संगठन विस्तार, बूथ गठन को लेकर बैठक में चर्चा होगी। बूथ गठन के साथ ही कैडर कैंप की तैयारियों पर होगी चर्चा। मंगलवार संगठन विस्तार के बारे में ले रही फीडबैक।
तो लगातार संगठन के विस्तार के बारे में फीडबैक लिया जा रहा है। मुख्य जोन इंचार्ज जिलाध्यक्ष बैठक में शामिल होंगे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, संगठन विस्तार बूथ गठन को लेकर बैठक में चर्चा होगी। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बूथ गठन के साथ कैडर कैंप की तैयारियों पर चर्चा होगी और मंडलवार संगठन विस्तार के बारे में फीडबैक ले रही है। तो मंडलवार संगठन विस्तार कैसे हो रहा है, इसको लेकर फीडबैक खुद मायावती भी ले रही है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की अहम जानकारी। मुख्य जोन इंचार्ज जिलाध्यक्ष बैठक में शामिल होंगे। तो मुख्य जोन इंचार्ज और जिलाध्यक्ष बैठक में शामिल होंगे। संगठन विस्तार और बूथ गठन को लेकर बैठक में होगी चर्चा। और यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां मुख्य जोन इंचार्ज जिलाध्यक्ष बैठक में शामिल होंगे। फिलहाल यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, संगठन विस्तार और बूथ गठन को लेकर बैठक में चर्चा होगी। फिलहाल ये बड़ी जानकारी, बूथ गठन के साथ कैडर कैंप की तैयारियों पर चर्चा की बात सामने आई है। तो कैडर कैंप की तैयारियों पर चर्चा की बात सामने आई है। और लखनऊ से खबर, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 23 अगस्त को अहम बैठक बुलाई है। तो बीएसपी सुप्रीमो की ओर से अहम बैठक बुलाई गई है। लखनऊ से खबर, चुनाव की तैयारियों को लेकर यह अहम बैठक बुलाई गई है। मुख्य जोन इंचार्ज जिलाध्यक्ष बैठक में शामिल होंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, संगठन विस्तार बूथ गठन को लेकर बैठक में चर्चा भी होनी है। तो फिलहाल ये आम खबर, जहां मुख्य जोन इंचार्ज जिलाध्यक्ष बैठक में शामिल होंगे और संगठन विस्तार बूथ गठन को लेकर बैठक में चर्चा होगी। और अब बात करते हैं 2024 के लिए बीजेपी की तैयारी की। लखनऊ से खबर, बीजेपी का वोटर चेतना अभियान के लिए कार्यशाला कल। यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अभियान को लेकर देंगे प्रशिक्षण। राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम, महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे। अभियान के माध्यम से मतदाताओं के बीच जन जागरण करेंगे और 1 बजे से प्रदेश मुख्यालय पर कार्यशाला आयोजित की जाएगी। तो 1 बजे से कार्यशाला आयोजित किए जाने की बात सामने आई है। अभियान के माध्यम से मतदाताओं के बीच जन जागरण भी करेंगे। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता दें, तो यह आम खबर सामने आई है, जहां पर राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम, महामंत्री धर्मपाल सिंह की भी मौजूदगी यहां पर रहेगी और अभियान के माध्यम से मतदाताओं के बीच जन जागरण करेंगे। तो 1 बजे से कार्यशाला आयोजित की जाएगी। बीजेपी का वोटर चेतना अभियान के लिए कार्यशाला कल। अहम खबर आपको हम बता दें, राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम, महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे। अभियान के माध्यम से मतदाताओं के बीच जन जागरण भी करेंगे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अभियान को लेकर प्रशिक्षण देंगे। तो यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अभियान को लेकर प्रशिक्षण देते नजर आएंगे। राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम और महामंत्री धर्मपाल सिंह की भी मौजूदगी रहेगी। अभियान के माध्यम से मतदाताओं के बीच जन जागरण करेंगे। तो लखनऊ से खबर, बीजेपी का वोटर चेतना अभियान के लिए कल कार्यशाला नहीं, कार्यशाला की शुरुआत होगी और राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम, महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे। और बात करते हैं सावन में बेरहम मौसम की। जी हाँ, क्योंकि मौसम बेरहम हो चुका है और जिसके चलते लोगों के सामने कई सारी समस्याएं भी आ गई हैं। लखनऊ से खबर है, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। प्रदेश भर में मौसम का मिजाज बिगड़ चुका है। आगामी 48 घंटे तक बारिश की चेतावनी है और 30 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। 56 जिलों में बिजली गिरने की भी आशंका है। तो सावन के महीने में मौसम बेरहम हो गया है और लोगों की समस्याओं को मौसम ने बढ़ा दिया है और मौसम का मिजाज प्रदेश भर में बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो प्रदेश भर में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है
अहम खबर आपको हम बता दें, 30 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। तो यह अहम जानकारी लखनऊ से है, जहां मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। प्रदेश भर में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है, तो प्रदेश भर में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है और आगामी 48 घंटे तक बारिश की चेतावनी की बात सामने आई है। 30 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है और प्रदेश भर में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि अगली खबर सामने आई है, जहां पर जलस्तर घटते ही कटान तेज हो गई है। बाराबंकी से खबर है और सरयू नदी का जलस्तर घटते ही कटान तेज हो गई। कटान के चलते नदी में समा गया पक्का मकान। नदी में मकान ढहने का वीडियो वायरल हो गया है। तो नदी में मकान ढहने का वीडियो सामने आया है। सरयू नदी का पानी चेतावनी बिंदु के आसपास ही बह रहा है और कई मकान और खेती योग्य जमीन के पास नदी कटान कर रही है। सरयू नदी का पानी चेतावनी बिंदु के आसपास बहने की बात सामने आई है और प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद नहीं रुक पा रही कटान। जिला प्रशासन व बाढ़ खंड अधिकारी राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। कटान के चलते तटबंध पर रह रहे लोगों को भारी मुश्किलें हैं। रामनगर तहसील क्षेत्र के जमका खुज्जी गांव का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कटान और मकानों के गिरने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। रामनगर तहसील क्षेत्र के जमका खुज्जी गांव का ये पूरा मामला बताया जाता है। बाराबंकी से खबर, सरयू नदी का जलस्तर घटते ही कटान तेज हो गई है। कटान तेज हो गई है और नदी में मकान ढहने का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। अहम जानकारी आपको हम बता दें, कई मकान और खेतियों की जमीन के पास नदी कटान कर रही है। तस्वीरों को आप देख सकते हैं और अंदाजा लगाया जा सकता है सरयू नदी का पानी चेतावनी बिंदु के आसपास ही बह रहा है और प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी कटान नहीं रुक पा रही है। तो प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी कटान नहीं रुक पा रही है। जिला प्रशासन व बाढ़ खंड अधिकारी की ओर से यह बातें सामने आई हैं। कटान के चलते तटबंध पर रह रहे लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा है और प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी कटान यहां पर नहीं रुक पा रही है। इन तस्वीरों को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से हालात यहां पर बेकार हो गए हैं और कटान के चलते तटबंध पर रह रहे लोगों के सामने बड़ी मुश्किलें आ चुकी हैं। तो सावन में बेरहम मौसम की अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं। लोगों के सामने समस्याओं का अंबार लगा हुआ है और एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वापस आ रहे हैं, मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुख खबरों का करते हैं। राम मंदिर में विराजेंगे महादेव। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर से 600 किलो वजन के शिवलिंग अयोध्या लाए जा रहे हैं। शिवलिंग 5 दिनों में करीब 1000 किलोमीटर की यात्रा करके 23 अगस्त को अयोध्या पहुंचेंगे। शिवलिंग 4 फीट ऊंचा है और ये नर्मदा नदी के किनारे मिला था और इसीलिए इसे नर्मदेश्वर महादेव के रूप में जाना जाता है। अभी तक ये ओंकारेश्वर के पास बिल्लोरा खुर्द में नजर निहाल आश्रम में रखा गया था और ऐसी चर्चा है कि इसे श्री राम मंदिर परिसर में ही स्थापित किया जाएगा। हालांकि इस बारे में राम मंदिर ट्रस्ट ने कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
भी दिखाई दिए। रामलला की पूजा अर्चना के बाद सीएम योगी ने अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य को देखा। राम मंदिर के निर्माण में लगे अधिकारियों ने उन्हें मंदिर निर्माण कार्य की एक एक बारीकी से रूबरू कराया। सीएम योगी ने भी बड़े ध्यान से पूरे काम को देखा। अगले साल जनवरी महीने में राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इसके बाद राम मंदिर को श्रद्धालु के लिए खोल दिया जाएगा और वो रामलला के दर्शन कर सकेंगे और साथ ही साथ 600 किलो वजनी स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन करके पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क के न्यूज। बढ़ते आगे, इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी सरकार छात्रों को अब फ्री में कॉपी किताबें देगी। गुजरात सरकार की तर्ज पर यूपी सरकार ने ये फैसला लिया है। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को अब सुविधा मिल सकेगी। माध्यमिक विद्यालयों में फ्री कॉपी किताबें देने का ये फैसला लिया गया है। प्रदेश में करीब 2428 माध्यमिक विद्यालयों में सुविधा मिलेगी। सरकार पर 19 करोड़ 20 लाख का भार पड़ेगा। तो अभी कक्षा 8 तक के छात्रों को ये सुविधा मिल रही थी और अब आगे 12वीं के छात्रों को भी ये सुविधा मिल सकेगी। गुजरात, उत्तराखंड, झारखंड के बाद अब यूपी में भी ये सुविधा उपलब्ध होगी। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, यूपी सरकार छात्रों को अब फ्री में ये किताबें मुहैया कराएगी। यूपी सरकार का ये अहम फैसला सामने आ रहा है। कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के छात्रों को ये सुविधा मिल सकेगी। हालांकि अभी तक 8वीं तक के छात्रों को ये सुविधा मिल रही थी। अब आगे भी कक्षा 9 और कक्षा 12वीं तक के छात्रों को ये सुविधा मिल सकेगी। तो सरकार पर करीब 19 करोड़ 20 लाख का भार पड़ेगा। गुजरात, उत्तराखंड, झारखंड के बाद यूपी में भी अब ये सुविधा लागू होगी, यानी कि मुफ्त और फ्री में कॉपी किताबें वितरित की जाएंगी यूपी सरकार की तरफ से। इसे एक अहम फैसले के रूप में देखा जा सकता है। गुजरात सरकार की तर्ज पर यूपी सरकार ने भी ये अहम फैसला लिया है और जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12वीं तक के छात्रों को फ्री में कॉपी किताबें देने का यूपी सरकार ने फैसला लिया है। तो करीब प्रदेश में 2428 माध्यमिक विद्यालयों को ये सुविधा मिल सकेगी। तो फिलहाल अभी तक कक्षा 8 तक के छात्रों को ये सुविधा मिल पा रही थी और अब कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के छात्रों को ये सुविधा जल्द ही मिलेगी। तो यूपी सरकार का ये अहम फैसला, गुजरात सरकार की तर्ज पर यूपी सरकार ने भी ये फैसला लिया है। कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों को अब ये मुफ्त में कॉपी किताबें मिल सकेंगी। माध्यमिक विद्यालयों में फ्री में ये कॉपी किताबें देने का फैसला यूपी सरकार ने लिया है और ये अहम फैसला है। 2428 माध्यमिक विद्यालय हैं जिनको इसका लाभ मिल सकेगा। और अगर खर्च की बात की जाए तो करीब 19 करोड़ से ज्यादा का खर्च, अतिरिक्त एक भार यूपी सरकार पर पड़ेगा। के सलाहकार संपादक के बख्श सिंह जी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। के बख्श जी, अगर देखा जाए तो ये एक अहम फैसला है यूपी सरकार का। हालांकि अभी तक कक्षा 8 तक के छात्रों को ये सुविधा मिल पा रही थी। अब आगे कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों को ये सुविधा पहुंचाने का यूपी सरकार ने फैसला लिया है। देखिए सोनी, 2024 का चुनाव हर पार्टी के लिए महत्वपूर्ण, बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस समय जो है कितनी की सरकार चल रही है। स्थानीय निकाय चुनाव में उनको बहुमत मिला और लोकसभा मिला, विधानसभा मिला। अब चूंकि अन्य राज्यों में व्यवस्था लागू है, जैसे गुजरात में व्यवस्था लागू है, आंध्रा में है, कई मतलब हिंदुस्तान के कई ऐसे प्रदेश है जहाँ व्यवस्था लागू, उत्तर प्रदेश में व्यवस्था लागू नहीं थी।
तो चुनाव को दृष्टि रखते हुए और क्योंकि अभिभावकों पे काफी भार भी पड़ रहा था, जो कि एक तो ये जो प्राइवेट विद्यालय ज्यादा पैसा लूटते थे, जो गरीब लोग होते थे ये सरकारी स्कूलों में पढ़ाते थे, लेकिन किताबों का जो सिलेबस होता है इतनी किताबों का भार बढ़ जाता था, वर्ग का पैसा लगते था। तो इन सब व्यवस्थाओं को देखते हुए चुनावी मुद्दा क्योंकि सरकार ने सोचा कि इसको क्यों ना अभिभावकों का दिल जीतने के लिए 2024 के चुनाव में एक बात और होने जा रही है शीघ्र ही। अगर ये इसमें करीब काफी करोड़ पैसा, इसमें कई करोड़ पैसा खर्च होगा, लेकिन अगर सरकार की अर्थव्यवस्था ठीक हुई तो जो एडेड विद्यालय है, जो सहायता प्राप्त विद्यालय, उनकी भी व्यवस्था लागू करने की व्यवस्था की जा रही है, जिससे सरकार पे काफी व्यवहार पड़ेगा, लेकिन इनका वोट बढ़ेगा सरकार। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 2024 के लिहाज से ये फैसला लिया गया है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल इस यूपी सरकार के इस फैसले को 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है और तभी ये इतना अगर देखा जाए 19 करोड़ से ज्यादा का एक अतिरिक्त भार यूपी सरकार पर पड़ेगा और कक्षा 9 से 12वीं तक अब ये सुविधा मुहैया कराएगी सरकार। बढ़ते आगे, इस बीच अहम खबर से आपको रूबरू करा दे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एमपी दौरा है आज और एमपी में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये अहम दौरा, एमपी में जनसभा को संबोधित करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। तो चुनावी माहौल में ये चुनावी दौरा बेहद अहम इस लिहाज से माना जा रहा है और इस दौरे के दौरान मध्य प्रदेश में जो जनसभा को भी संबोधित करेंगे, क्योंकि एक तरफ बीजेपी की तैयारी, एक अहम रणनीति आगामी चुनाव को लेकर और दूसरी तरफ कांग्रेस भी पूरी तैयारियों में नजर आ रही है। जिस तरीके से दौरे का दौर शुरू हो गया है, लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर कांग्रेस भी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। तो एमपी में जनसभा को संबोधित करेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ये दौरा इस लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। बढ़ते आगे, इसी बीच फर्रुखाबाद से आपको खबर बता दें, संदिग्ध परिस्थितियों में युवक को गोली लगी है। युवक को सीएचसी में फिलहाल भर्ती कराया गया है। कायमगंज लेकर पहुंचे परिजन, गंभीर हालत में रेफर किया गया। ससुराली जनों पर मारपीट का आरोप लगाया गया है और एटा के राजा का रामपुर गढ़िया जगन्नाथ की यह घटना बताई जा रही है। तो गंभीर हालत में घायल को सीएचसी से रेफर किया गया है। तो स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है। हालांकि इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बढ़ते आगे, इसी बीच मेरठ से खबर, पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी को हाई कोर्ट से जमानत मिली है। 8 माह से सोनभद्र जेल में बंद थे कुरैशी। गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल में बंद थे और अब जमानत मिली है। 7 जनवरी 2023 को जेल भेजा गया था। 8 माह बाद ये जमानत मिली है। तो गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई थी और जेल भेजा गया था 7 जनवरी 2023 को और अब पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी को हाई कोर्ट से जमानत मिली है। 8 माह से सोनभद्र जेल में बंद थे कुरैशी। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई और अब हाई कोर्ट से जमानत मिली है। मेरठ से आपको खबर बता रहे हैं, 8 माह से सोनभद्र जेल में बंद थे कुरैशी और अब हाई कोर्ट ने जमानत दी है। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई थी और इसी के तहत 7 जनवरी 2023 को जेल भेजा गया था और अब 8 माह बाद रिहाई हुई है। जमानत पूर्व मंत्री हाजी
कुरैशी की हाई कोर्ट से जमानत। बढ़ते आगे, इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर। स्वास्थ्य व्यवस्था में लगातार सुधार हो रहा है। कैमरों की निगरानी में ये सुधार किया जा रहा है। चैम्बर में डॉक्टर के ना होने पर कार्रवाई की गई। कमांड सेंटर से सुविधाओं की निगरानी की जा रही है और दवा और डॉक्टर की कमी के जिम्मेदार अब अधिकारी होंगे। स्वास्थ्य महानिदेशक ने ये पत्र जारी किया है। तो कमांड सेंटर से अब निगरानी रखी जाएगी। किसी की भी लापरवाही का जिम्मेदार अब अधिकारियों को माना जाएगा। कमांड सेंटर से लगातार सुविधाओं की निगरानी हो रही है, क्योंकि लगातार स्वास्थ्य अव्यवस्थाओं की तस्वीर सामने आ रही थी। दवा और डॉक्टर की कमी का जिम्मेदार भी अधिकारियों को ही माना जाएगा। स्वास्थ्य महानिदेशक ने ये पत्र जारी किया है और एक कड़ी निगरानी। लखनऊ से आपको ये अहम खबर बता तो कैमरों की निगरानी से लगातार सुधार पर नजर। चैम्बर में डॉक्टर के ना होने पर भी कार्रवाई की जाएगी। कमांड सेंटर से सुविधाओं की निगरानी की जा रही है, क्योंकि लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सवालिया निशान लगता रहा है और डॉक्टरों की लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आती रही हैं। और इन्हीं सारी अव्यवस्थाओं को देखते हुए अब निगरानी की जा रही है। दवा और डॉक्टर की कमी का जिम्मेदार अधिकारियों को माना जाएगा। बढ़ते आगे, लखनऊ से आपको खबर बता दें। स्वास्थ्य विभाग को लेकर डिप्टी सीएम का एक्शन सामने आया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक कड़ा रुख अपनाया है, नाराजगी जाहिर की है। गैर हाजिर कर्मचारियों का वेतन जारी करने का ये मामला है। वेतन जारी करने के संबंध में सीएमओ और तत्काल जांच कराए जाने का जिक्र किया है और जांच कराकर 3 दिन में रिपोर्ट सौंपी जाए। ब्रजेश पाठक ने ये कहा है, दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये अहम खबर। सीएमओ जांच कराकर 3 दिन में रिपोर्ट सबमिट करें। अक्सर ऐसे मामलों में लापरवाही भरी तस्वीर को लेकर सीएमओ का एक लचर बयान सामने आता था और अब 3 दिन में रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। तो किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग को लेकर डिप्टी सीएम का सख्त रुख सामने आ रहा है। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कड़ी नाराजगी जाहिर की। लापरवाही को देखते हुए गैर हाजिर कर्मचारियों का वेतन जारी करने का यह मामला। वेतन जारी करने के संबंध में सीएमओ तत्काल जांच कराएं और 3 दिन में रिपोर्ट सबमिट करें। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से आपको खबर बता दें, यूपी में फिर गहराया बिजली का संकट है। 4 उत्पादन इकाइयां ठप हुई हैं और तकनीकी कारणों से ये बंद हुआ है। 1925 मेगावाट का उत्पादन। ग्रामीण इलाकों में करीब 2.5 घंटे की कटौती की जा रही है। एक बार फिर से ये संकट गहराता नजर आ रहा है। अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही चालू किया जाएगा। ठप हुई इकाइयों को जल्द ही चालू किया जाएगा और बिजली व्यवस्था में गड़बड़ी से उपभोक्ताओं में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। उपभोक्ता परिषद ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि बिजली न मिलने से फसलें सूख रही हैं और प्रदेश में उमस भरी गर्मी के बीच सिंचाई के लिए हाहाकार मचा हुआ है। तो बिजली कटौती का संकट एक बार फिर से गहराता नजर आ रहा है। 2.5 घंटे की बिजली कटौती से उपभोक्ता भी परेशान है। और नाराजगी भी जाहिर की है, सरकार पर आरोप भी लगाए। बिजली न मिलने से फसलें भी सूख रही हैं। किसानों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में इस वक्त उमस भरी गर्मी से भी लोग परेशान हैं और बिजली कटौती से हाहाकार मचा है। बढ़ते आगे, लखनऊ से आपको खबर बता दें, नगर निगम शुरू करेगा ग्लोबल टेंडर। निजी कंपनियों को कूड़ा प्रबंधन अब देने की तैयारी है। सड़कों और नालियों की सफाई में एक कंपनी को निजी कंपनी के भरोसे नगर निगम
अब 140 करोड़ सालाना खर्च कर रहा है और कूड़ा उठाने निस्तारण के लिए करोड़ों खर्च किए जाते हैं, क्योंकि नगर निगम की जो लापरवाही है वो लगातार देखने को मिलती है। और इसी लिहाज से ये कहा जा सकता है कि जोन वाइज अब एक कंपनी को संपूर्ण सफाई की जिम्मेदारी दी जाएगी। इको ग्रीन से अनुबंध समाप्त होने के बाद ये तैयारी की जा रही है। जोन वाइज जो कंपनियां हैं उनको अब काम देने की यानी कि जिम्मेदारी देने की तैयारी है। क्योंकि लगातार कूड़ा उठाने को लेकर करोड़ों खर्च किए जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके लापरवाही भरी तस्वीर सामने आती है। नगर निगम का एक लापरवाही भरा रवैया सामने आता है और अब इसी लिहाज से ये फैसला लिया जा रहा है। जोन वाइज जो कंपनियां हैं उनको एक ये जिम्मेदारी निजी कंपनी को दी जाएगी ताकि इन दिक्कतों का निस्तारण हो सके। कूड़ा प्रबंधन देने की तैयारी है निजी कंपनियों को। सड़कों और नालियों की सफाई भी एक कंपनी को यानी कि निजी कंपनी को ये जिम्मेदारी दी जाएगी। अब निजी कंपनियों के भरोसे नगर निगम काम करेगा। पेंशन और सुहागन विधवा। खबर बरेली से है, जहां बरेली के आंवला के रामनगर ब्लॉक में विधवा पेंशन में बड़ा घोटाला सामने आया। नायब तहसीलदार शोभित चौधरी की अगुवाई में टीम जांच करने गांव गोठा खंडवा में पहुंची तो 26 महिलाओं के पति के जीवित होने के बावजूद विधवा पेंशन लेने की पुष्टि हो गई। दिलचस्प बात यह है कि ये सभी महिलाएं 25 से 30 साल उम्र की हैं। किसी की शादी 2 साल पहले तो किसी की 7-8 साल पहले हुई है। गांव में 60 से ज्यादा महिलाओं के इसी तरह विधवा पेंशन लेने की शिकायतें की गई हैं, लेकिन जांच उन्हीं की हुई है जिनके नामों की सूची दी गई थी। विधवा पेंशन की कई लाभार्थियों की जाति और पते भी फर्जी पते जो हैं वो भी फर्जी होने की पुष्टि हुई है। जिलाधिकारी ने कहा है कि सबसे पहले वो महिलाएं ही दोषी हैं जिन्होंने छोटे से लाभ के लिए फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र लगवाए और इस प्रकरण में सभी फील्ड कर्मचारियों की जांच कराई जाएगी कि सत्यापित वो लोग करते हैं। जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनसे रिकवरी की जाएगी और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। सबसे पहले दोषी तो महिलाएं ही हैं जिनके पति जीवित थे, फिर भी उन्होंने गलत अप्लाई किया। हो सकता है उन्हें किसी मिसगाइड किया हो। जिसने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया उसका सत्यापन किया होगा किसी अधिकारी का, किसी कर्मचारी ने वीडियो के माध्यम से, फिर वो महिला कल्याण विभाग में पेंशन भुगतान के लिए आता है। तो इसमें निश्चित ही फील्ड ऑफिसर्स जिम्मेदार होंगे जिन्होंने सत्यापित किया जो कि सत्यापित नहीं होना चाहिए था। उनसे रिकवरी भी होगी और जिन्होंने सत्यापित किया है उनके खिलाफ FIR करके उन पर दंडात्मक कार्रवाई। इसलिए ऐसे मामले में तो एटलीस्ट आवेदक को पहली जिम्मेदारी आवेदक की खुद है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।